हेलो, नमस्ते, वेलकम टू महामना एकेडमी। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 3 ऑफ इकोनॉमिक्स। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपकी पढ़ाई का सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि आपके पास अपना सिलेबस होना चाहिए, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि कैसे मैंने सिलेबस को डिवाइड किया है अलग अलग पार्ट में। तो आपका जो थर्ड यूनिट है सिलेबस का, उसका नाम है नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। देखो, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। यहाँ से बेसिकली देखा जाए तो न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है, जो कि हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आप अगर यूनिट अपने सिलेबस में अगर आपने अभी तक सिलेबस ले लिया है या नहीं भी लिया है, तो आप गूगल करके एक बार देख लो कि जो सिलेबस है वो ऐसा है कि अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं अलग अलग पार्ट में, जैसे मैं पहले किया करती थी, तो आप उतना अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो मैंने सारे टॉपिक्स तो इंक्लूड किए हैं, लेकिन मैंने एक वीडियो लेंदी सा ना हो जाए इसलिए उसको 3 पार्ट में किया है। आपको आई थिंक समझ में आएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मैं इस फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या कवर करने वाली हूँ। तो आपके सिलेबस में सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट है। तो हम लोग अगेन पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है। अब आप ये सोचेंगे ये सब सिलेबस में तो लिखा नहीं है, मैम ने क्या बोल दिया। देखो बेटा, ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने से पहले। मतलब नेशनल इनकम अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कुछ वर्ड्स आएंगे जो हमारे दिनचर्या में यूज नहीं होते हैं, तो हमको उन वर्ड्स की मीनिंग पता होनी चाहिए इकोनॉमिक टर्म में। तो ये सारे वो वर्ड्स हैं और प्लस कुछ आपके सिलेबस के टॉपिक्स हैं। आप एक बार देख लो कि मैं क्या क्या इसमें कवर करने वाली हूँ। इकोनॉमिक टेरिटरी, रेसिडेंस वर्सेस सिटीजनशिप कौन कौन होते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है डोमेस्टिक इनकम में और नेशनल इनकम में, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होता है और फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स क्या होता है और कैपिटल गुड्स क्या होता है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स से। देखिए, मैंने जब स्टार्ट किया था ये क्लासेस करना, तभी मैंने आपको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक सफिशिएंट अमाउंट में समझाया था कि हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स ये होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स ये होता है। फिर भी मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन के तौर पे समझाती हूँ कि हम इकोनॉमिक्स को एज अ पहले ही हम लोग देखे थे कि हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं। मैंने तभी आपको बहुत ही सिंपल वर्ड में समझाया था कि इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा टेक्निकल तरीके से समझाती हूँ। इकोनॉमिक्स का बेसिक मीनिंग ही होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड्स, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड्स, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड्स। इकोनॉमिक्स का मीनिंग होता है कि मैनेजमेंट मतलब हाउस होल्ड से रिलेटेड जितनी भी चीजें उनको मैनेज करने को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। इवन महात्मा गांधी ने एक बात कही थी कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो हाउस होल्ड्स के होते हैं, मतलब ओनर होते हैं उसके हाउस होल्ड। कैसे, मतलब उनको जरूरत होती है इसलिए प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो जो रिसोर्सेज, जो भी रॉ मटेरियल अवेलेबल है, उसके जो ओनर है वो हाउस होल्ड होते हैं, ठीक है। तो जो इन हाउस होल्ड्स के पास जो रिसोर्सेज हैं या जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनको मैनेज करने को ही हम इकोनॉमिक्स कहते थे। अब हम लोग इसको 2 पार्ट में भी डिवाइड किए थे पहले भी, और अभी फिर से कर रहे हैं। फर्स्ट था माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड था मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। देखो, अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ क्या था कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये पढ़ते थे कि एक इंडिविजुअल आइटम के बारे में, एक इंडिविजुअल आइटम के बारे में हम पढ़ते थे, एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में। अगर मान लीजिए कि मुझे एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम, उसके एम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर पता करना है, तो मैं क्या पढ़ूंगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ूंगी। लेकिन मुझे एज अ होल चीज़ों, अभी देखो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत लंबे टाइम तक चला, हम इंडिविजुअली चीज़ों को देखते गए, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत देर तक नहीं चला, क्योंकि 1930 में एक डिप्रेशन आया, ग्रेट डिप्रेशन के नाम से हम जानते होंगे, ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन। अब इस टाइम पे एक शख्स थे जिन्होंने, ये ब्रिटिश थे, जेएम केन्स करके, इन्होंने बताया कि सिर्फ हमें ये कॉन्सेप्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ के ही सारी चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे, या हम इन डिप्रेशंस वगैरह से नहीं निकल पाएंगे अगर हमें पता नहीं है कॉन्सेप्ट अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट क्या था, देखो अभी क्या है, पहले तो इस चैप्टर में अभी मैं यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट कर रही हूँ, ठीक है। जो एक सबसे मेन टॉपिक था वो ये था कि एग्रीगेट। एग्रीगेट क्या होता है, अगर आप नेशनल इनकम की बात कर रहे हो, आप एग्रीगेट की बात करो तो एग्रीगेट क्या, किसके बारे में आप एग्रीगेट, तो यहाँ पे हमेशा एग्रीगेट प्रोडक्ट्स, एग्रीगेट सर्विसेज के बारे में बात होती है। तो इसी मैक्रो इकोनॉमिक्स हम वही एग्रीगेट पढ़ते हैं कि कितना, मतलब एग्रीगेट का मतलब इकट्ठा सारे लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो एग्रीगेट में अब मान लीजिए कि अगर दूध खरीदने जाते हो, क्या मिल्क खरीदने जाते हो, मिल्क आप किस में खरीद के लाते हो, लीटर्स में, ठीक है। अगर आप बटर खरीद के लाते हो, ठीक है, आप बटर किस में खरीद के लाते हो, केजी में,
ठीक है। ऐसे ही आप अलग अलग पैरामीटर्स को यूज करके दूसरी दूसरी चीजें करते। अब आप ऐसे प्रोड्यूस, अगर आप कैलकुलेट करना चाहो कि कितने लीटर ऑफ मिल्क जो है कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है, ये कितना टफ होगा कैलकुलेट करना। तो इसलिए हम इन लीटर्स या केजी को माइंड में ना रख के हम क्या करते हैं कि इन एग्रीगेट्स को ऐसे कैलकुलेट करते हैं, इन नेशनल इनकम के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। मतलब हम इसको मॉनेटरी, हम ऐसे देखते हैं कि मिल्क जो है वो 10,000 यूनिट बिका, जो कितने का बिका, लाइक 10 लाख रुपीस का मिल्क बिका, बटर कितने का बिका, 10 लाख रुपीस का बटर बिका। तो हम इसको मॉनेटरी फॉर्म में कन्वर्ट करके और क्या करते हैं, एक साथ कैलकुलेट करते हैं, और उन एक साथ कैलकुलेट करके जो हम इनकम फाइंड आउट करते हैं उसे हम अपना नेशनल इनकम बोलते हैं। या हम अगर, और ये इसमें भी दो कॉन्सेप्ट होता है, एक नेशनल इनकम होता है, एक होता है कि आपका डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं हम अपनी कंट्री, अपने एक जोग्राफिकल एरिया में ही प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी कंट्री होती है जो हम आउटसाइड जो हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री से भी ले आते हैं, या फिर वहां के प्रोड्यूस चीजें भी हम ले आते हैं। तो वो होते हैं, अगर उनको भी यूज करें और अपना भी यूज करें तो उस टोटल होल सम को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। और अगर हम सिर्फ अपने जोग्राफिकल टेरिटरी की बात कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। ये भी मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी। अभी आप बेसिक समझो कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब हमको एग्रीगेट चीज के बारे में नॉलेज के लिए हम क्या पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी हम लोग पढ़ेंगे इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, मतलब एज अ होल इकोनॉमी को हम पढ़ते हैं। इट स्टडीज नेशनल एग्रीगेट्स, लाइक एग्रीगेट डिमांड, मतलब एग्रीगेट होल सम सारे डिमांड के बारे में पढ़ते हैं। एग्रीगेट सप्लाई के बारे में, कितना सप्लाई हो रहा है सारा उस सब के बारे में, और नेशनल इनकम, सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो स्टडीज नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी। अब ये इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी हम कैसे पढ़ते हैं, जब हमको ये पता है कि टोटल एम्प्लॉयमेंट मेरे कंट्री में क्या चल रहा है, टोटल इनकम पर कैपिटा इनकम किसी पर्सन की कितनी है और टोटल इनकम हमारे कंट्री में कितनी है, तो हमें ये भी तो पता चलेगा कि पॉवर्टी रेट क्या है हमारे यहाँ इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्या चल रही है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ये बातें भी तो हमें पता चलेंगी ना। तो हम किससे पता कर पाते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक से। इशूड कनेक्टेड विद द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मेन टूल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, इनको हम मैक्रो वेरिएबल्स भी बोलते हैं। जो मेन टूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट जो पूरा इकोनॉमी है वो किस पे चल रहा है, डिमांड और सप्लाई पे चल रहा है। हम कुछ डिमांड करते हैं तो मतलब एक पर्टिकुलर इंसान, मैं अगर कुछ डिमांड करती हूँ तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर मेरे जैसे 10 लोग और डिमांड करते हैं और 10 लोग और उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इन एग्रीगेट, मतलब हम पूरे होलसम एक कंट्री के बारे में जब बात करते हैं तो वो किसके बारे में बात करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इसका जो मेन जो वेरिएबल है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो क्या है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एग्जांपल्स क्या क्या है। तो हम नेशनल इनकम इसी से एस्टिमेट करते हैं। अब ऑब्वियसली हम मैक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ से एक्चुअली आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट होता है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं वो ये सोचते हैं कि CUET का मैं एग्जाम दे रहा हूँ तो सिर्फ क्लास 12th का सिलेबस पढ़ लूंगा मेरा हो जाएगा। बट जहाँ तक मुझे लगता है कॉमर्स में ये पॉसिबल नहीं है कि आप सिर्फ क्लास 12th का पढ़ के ही चले जाओ। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें बहुत सारा क्लास 11th का था, यहाँ पे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो हम इसमें नेशनल इनकम पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे इनकम और एम्प्लॉयमेंट के। ठीक है, और गवर्नमेंट बजट के बारे में भी पढ़ते हैं किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नेशनल इनकम जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ये एक तरह से ये भी एक अकाउंटिंग, हम जब कुछ भी कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, वो अकाउंटिंग कर रहे हैं हम उसका। ठीक है, तो जो नेशनल इनकम का हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं वो क्या है, एक ब्रांच है किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, इकोनॉमिक्स के भी जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इस तरह के ब्रांच होते हैं। उधर मैक्रो इकोनॉमिक्स का ब्रांच क्या है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज अ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स आर बेसिकली मेजर ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। मतलब जो भी हम प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हैं उसी का एग्रीगेट है क्या, नेशनल इनकम। ठीक है, जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं, जो भी हम कंज्यूम करते हैं, उसका जो हम एग्रीगेट, मतलब इकट्ठा जो चीज हम देखते हैं वो क्या है, नेशनल इनकम। ठीक है, प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स लोकेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर सम एग्जांपल। मतलब कि जो प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है एक लोकेटेड, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे, उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब हम इस एक रीजन में जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हम उसको क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, वेयर इज, अब ये देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी मैं आपको अभी समझाऊंगी कि ये क्या होता है, ग्रॉस का मतलब क्या होता है, नेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी मैं एकदम प्रॉपर ब्रीफली आपको ये समझाऊंगी।
बस अभी के लिए आप जान जाओ कि ये एक वर्ड होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे हम क्या बोलते हैं, एक जगह पे एक पर्टिकुलर रीजन में जो प्रोडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बोलते हैं। और उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। वेयर इज प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ द रेसिडेंट ऑफ एन इकोनॉमिक टेरिटरी इज नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, एनएनपी आर सम एग्जांपल। अगर प्रोडक्शन एक्टिविटी एक रेसिडेंट के द्वारा, आप देखो रेसिडेंट और सिटीजन दो वर्ड होते हैं, ये भी मैं अभी आपको समझाऊंगी। अभी आप सिर्फ इतना जान जाओ कि प्रोडक्शन एक्टिविटी अगर रेसिडेंट के द्वारा की जा रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल प्रोडक्ट। इसके क्या एग्जांपल है, जीएनपी और एनएनपी। अब देखो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है। अभी मैंने आपको इधर कुछ वर्ड्स समझाए जो मैंने कहा कि अभी मैं आपको समझाऊंगी, इसीलिए क्योंकि इस तरह की वर्ड्स आपके हर पैरा में, हर कैलकुलेशन में आएंगे, इसलिए मैंने उन वर्ड्स को जो आपको पता होना चाहिए उसे मैंने प्रॉपर एक इकोनॉमिक टर्म्स में डिफाइन किया है और आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट, इकोनॉमिक और डोमेस्टिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट विथ विच पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। मतलब इकोनॉमिक टेरिटरी वो प्लेस होता है जहां पे जो गवर्नमेंट है, जो लोग हैं वहां के, वो क्या करते हैं, फ्रीली अपने गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट या लेके आ जाते, मतलब मूव कर सकते हैं, ठीक है। उस कंट्री का या उस जगह का, उस पर्टिकुलर स्टेट का या उस पर्टिकुलर कंट्री का, वो जहां पे वो फ्रीली मूव कर सकते हैं या अपना प्रोडक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, अपना कंजम्पशन कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर स्टेट या उस पर्टिकुलर कंट्री का टेरिटरी, ठीक है। The above definition is based on the criterion freedom of circulation of person, goods and services। मतलब ये इस बात पे निर्भर करता है कि क्या होता है, पर्सन का मूव करना, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का क्या मतलब, फ्रीडम, फ्रीली हमारे ऊपर कोई ऐसा नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि आप अगर इंडियन हो तो आप यहाँ नॉर्थ से साउथ जाओगे तो आपके ऊपर कोई टैक्स लग जाएगा। डेफिनेटली रोड टैक्स लगेंगे, बट वो भी एक इकोनॉमिक टेरिटरी, बट हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन अगर अभी हमको यहाँ से यूएस जाना है तो क्या हमको वीजा बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो वो हमारे क्या है, हमारी टेरिटरी के बाहर है। समझ में आया मेरी बात? Clearly, those parts of the political frontier of a country where the government of that country does not enjoy the above freedom, मतलब इस तरह का फ्रीडम जो है गवर्नमेंट उस कंट्री का अगर इंजॉय नहीं करती है उस टेरिटरी के बाहर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉट इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। तो वैसे जगह जो कि हमारे मतलब हम जहाँ पे फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं या हमारी गवर्नमेंट अपना फ्रीली सारा वर्क परफॉर्म नहीं कर सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारे टेरिटरी के बाहर की जगह है वो। समझ में आ रहा है मेरी बात? वन एग्जाम्पल इज एम्बेसीज। अब देखो इसमें भी अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या बात कर रही है मैम, एम्बेसीज कैसे। देखो अगर मान लो कि यूएस की कोई एम्बेसी है, वो इंडिया में है, तो वो इंडियन जितने में वो एम्बेसी है, ठीक है, वो इंडियन टेरिटरी नहीं है, भले वो दिल्ली में क्यों नहीं है, भले वो दिल्ली में है, लेकिन वो इंडियन टेरिटरी नहीं है, क्योंकि वहां पे उस एम्बेसी में, जो यूएस का एम्बेसी है, वहां पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, आप हम जाके फ्रीली मूव नहीं कर सकते। तो वो जगह जो है, एम्बेसी जो है, वो यूएस की है, भले वो इंडिया में है लेकिन है वो यूएस की। ठीक ऐसे ही अगर इंडिया की एम्बेसी जो है वो यूएस में है या फिर कनाडा में है, अगर किसी ऐसी जगह पे है, तो वो पर्टिकुलर जगह जो है वो इंडियन टेरिटरी के अंदर आएगी, ना कि यूएस टेरिटरी या फिर कनाडा टेरिटरी के। मेरी बात समझ में आ रही है कि जहां पे आपका रूल हो, ठीक है, गवर्नमेंट आपकी जो रूल कर रही हो या आपकी गवर्नमेंट का सारा लिबर्टी चल रहा हो, वो क्या है, टेरिटरी है हमारे, ठीक है। One example, embassies. Government of India does not enjoy the above freedom in the foreign embassies located within India। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अपना कोई भी फ्रीडम एंजॉय नहीं करती है वहां पे जहां पे बाहर की एम्बेसीज प्रेजेंट है, ठीक है। सो दीज आर नॉट ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसलिए हम उसको इकोनॉमिक टेरिटरी ट्रीट नहीं करते, क्योंकि वहां से कोई फायदा हो रहा है, कोई प्रोडक्शन हो रहा है, कोई हम क्या टैक्स ले रहे हैं उनसे, कुछ कर रहे नहीं ना, तो वो हमारा टेरिटरी का पार्ट नहीं है, ठीक है। दे आर ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कंट्रीज। मतलब वो जिस कंट्री के हैं एम्बेसी, उसका पार्ट कंसीडर किए जाते हैं। एग्जाम्पल, द यूएस एम्बेसी इन इंडिया इज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी इन इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ यूएसए। मतलब इंडिया में जो यूएस का टेरिटरी है वो क्या है, यूएसए का पार्ट है, ना कि इंडिया का। सिमिलरली द इंडियन एम्बेसी इन वाशिंगटन इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर ऐसे ही वाशिंगटन में इंडिया की एम्बेसी है तो वो इंडियन टेरिटरी है, ना कि वाशिंगटन के, ठीक है। मेरी बात आई थिंक समझ में आ रही होगी। क्या क्या स्कोप है, ठीक है। तो देखो, जो वाटर बॉडीज और एयर स्पेस है, क्या जो वाटर बॉडीज है और जो एयर स्पेस है किसी भी कंट्री या किसी भी जगह का, ठीक है। अब ऐसा नहीं, हम नहीं सुनते इंडियन ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है, तो ओशन भी डिवाइडेड है, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा इंडियन ओशन है वो हमारा टेरिटरी है, ठीक है। एम्बेसीज जो हो गए, मिलिट्री बेसेस हो गए, जो कि अगर मान लीजिए कि हमारा आउट ऑफ इंडिया है कोई मिलिट्री बेस, तो वो भी हमारा टेरिटरी है,
ठीक है, क्योंकि हमारे मिलिट्री बेस पे, अब ऐसा नहीं कि मेरा मिलिट्री बेस है अगर नेपाल में, या फिर मेरा हमारा कंट्री का, इंडिया का जो एम्बेसी है वो अगर यूएस में है, सॉरी मिलिट्री बेस है, तो वो उनका हो गया। नहीं, वो हमारे आर्मी पर्सन है, हमारा बेस है और हम ही उसको रूल कर रहे हैं। लोकेटेड अब्रॉड बट इज एक्सक्लूडिंग दोज लोकेटेड विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर, लेकिन वो सारे जो कि दूसरे लोगों के हैं, जैसे कि यहाँ, जैसे हमारे जो मिलिट्री बेसिस हैं बाहर होते हैं, वैसे दूसरी कंट्री के भी तो मिलिट्री बेसिस हमारे कंट्री में होते हैं। ठीक है, तो वो जो मिलिट्री बेसिस यहाँ पे होंगे वो हम नहीं, मतलब हमारा नहीं है वो टेरिटरी, हम उसको क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। शिप्स, एयरक्राफ्ट, अब मान लो कि हमारी शिप है, जाके कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, मेरी एयरक्राफ्ट है, मान लो एयर इंडिया है, ठीक है, वो जाके क्या दूसरे कंट्री में सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो अब ऐसा नहीं कि वो वहां का हो गया, ठीक है, नहीं, वो शिप जो परफॉर्म कर रही है एक्टिविटी, वो शिप, वो एयरक्राफ्ट, वो भी क्या है, इंडियन टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। फिशिंग वेसल्स एंड ऑयल एंड नेचुरल गैसेज रिंग्स एक्सेट्रा, अगर मान लीजिए कि हम नेचुरल गैसेज कहीं पे मान लीजिए कोई जगह है जिसको हमने रेंट आउट कर लिया है, या फिर वो जगह पे हमने नेचुरल गैस लाइक खोजा है, तो वो नेचुरल गैस हो गया। या फिशिंग, कोई पर्सन है वो जाके फिशिंग करके आ रहा है, अगर वो वेसल जिसमें वो फिश लेके आ रहा है, तो मतलब जितनी भी इकोनॉमिक टेरिटरी हो रही है हमारी कंट्री के लोगों के द्वारा, ठीक है, हमारी कंट्री में या फिर हमारे लोगों के द्वारा, वो क्या होती है, इकोनॉमिक टेरिटरी की हिस्सा होती है। ठीक है, जो कि इकोनॉमिक टेरिटरी मतलब कोई भी पैसे का लेन देन, किसी भी तरह का पैसे का जो काम होता है, अगर वो हमारे लिबर्टी, हमारे फ्रीडम के अंदर हो रहा है, तो क्या है, वो इकोनॉमिक टेरिटरी है। देखो बेटा, ये इसको आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। क्यों बहुत ध्यान से देख लीजिएगा? क्योंकि इसी तरीके का क्वेश्चंस बनता है, दे देगा कि पॉलिटिकल फ्रंटियर है यहाँ पे अवेलेबल है, मान लीजिए यूएस की पॉलिटिकल फ्रंटियर का नाम दे देगा, और फिर उसके बाद प्लस करिए, मतलब इसी तरीके का ये एक एक लाइन पूरा रख देगा और पूछेगा कि आप बताइए कि एनडीपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, और आपको ये नहीं बेसिक पता रहेगा, आपको पता नहीं है कि जो इंडियन एम्बेसी है अगर वो यूएस में है एस्टेब्लिश, तो वो हमारे टेरिटरी में आता है कि नहीं आता है, तो फिर आप कैसे, आपको लगेगा वो यूएस का है, आप गलत कर दोगे। तो आपको ये पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो रेसिडेंट और सिटीजन्स क्या होते हैं। अभी आपको मैंने पहले, जब सबसे पहले स्लाइड में मैंने पढ़ाया था, तो वहाँ पे एक वर्ड आया था रेसिडेंट, और मैंने आपसे कहा था कि जो रेसिडेंट है वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। तो अब देखो, रेसिडेंट और सिटीजन दो तरह के लोग होते हैं, जो हम हमेशा सुनते होंगे कि ये हमारे कंट्री का सिटीजन है, ये रेसिडेंट है। एनआरआई का नाम सुना है कभी? एनआरआई सुना है, सिटीजन सुना है, ठीक है। तो सिटीजन और रेसिडेंट में डिफरेंस क्या होता है? देखो, एक इंसान मान लो कि मेरे कंट्री का सिटीजन है, वो यूएस का रेसिडेंट भी हो सकता है। रेसिडेंट इज रिलेटेड विद द इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर मान लो कि वो अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक पर्टिकुलर इंसान अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी जिस जगह पे परफॉर्म करता है, ठीक है, वो जहां पे काम करता है वो वहां का रेसिडेंट हुआ, ठीक है। और वो जहां पे जन्म लेता है, या लीगली बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, लीगली वो वहां का एक सिटीजन बनाया जाता है, तो वो क्या है, वहां का नागरिक या वहां का सिटीजन है। ठीक है, मान लीजिए कि मैं यहाँ से इंजीनियरिंग कर रही हूँ, मैं इंडिया से इंजीनियरिंग कर रही हूँ, मेरा बॉर्न एंड बॉटअप सारी चीजें मेरी इंडिया में हुई है, मैं सिटीजन इंडिया की हुई, लेकिन मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं इंजीनियरिंग करने के बाद जो मेरी जॉब है वो मैं जाके कहाँ करूंगी, यूएस में करूंगी, तो मैं यूएस की क्या हुई, रेसिडेंट, एनआरआई। ठीक है, note that citizens or nationals and residents are two different terms. This does not mean that a citizen is not a resident and resident does not mean a citizen. ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि रेसिडेंट जो होता है वो एक सिटीजन, मतलब अगर मैं यहाँ की सिटीजन हूँ तो यूएस की रेसिडेंट भी हो सकती हूँ सेम टाइम पे। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हो? बहुत हमारे इंडियन लोग हैं जो बाहर जाके काम करते हैं, यूएस में, कनाडा में, ठीक है, वो लोग क्या होते हैं, वहाँ के रेसिडेंट होते हैं, हम लोग क्या उनको बुलाते हैं, एनआरआई, बट वो सिटीजन कहाँ के होते हैं, हमारी कंट्री के। ठीक है, a person can be citizen as well as a resident, but it is not necessary that citizen of a country is necessary the resident of that country. अब एक पर्सन जो कि सिटीजन है वो यहाँ का रेसिडेंट भी होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर पैदा हुई हूँ तो बहुत ज़्यादा आशा है कि मैं यहीं पे काम करूँ, मेरा सारा इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ है वो मैं यहीं पे परफॉर्म करूँ। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ की सिटीजन हूँ, तो जरूरी नहीं कि मैं यहीं की रेसिडेंट हूँ, मैं जाके यूएस में भी काम कर सकती हूँ, मैं जाके कनाडा में भी काम कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये जो मेरा बाहर काम करने का जो है, ये क्या है, ये जो एक्टिविटी मैं वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रही हूँ, ये मुझे वहाँ का रेसिडेंट बनाता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है?
अ पर्सन कैन बी ए सिटीजन ऑफ अ कंट्री एंड एट द सेम टाइम एट द रेजिडेंट ऑफ द अनदर कंट्री, मतलब एक कंट्री का कोई पर्सन सिटीजन भी हो सकता है और उसी सेम टाइम पे दूसरे कंट्री का रेसिडेंट भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल, एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया बट रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इन विच ही लाइव्स, मतलब एक एनआरआई जो कि इंडिया का है वो इंडिया का नॉन रेसिडेंट हो सकता है, मतलब यहाँ पे उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो सकती, वो एनआरआई हो सकता है, लेकिन वो जिस जगह मान लो कि यहाँ पे लार्ज ऑफ क्या कहते हैं यूएसए में जाके काम कर रहा है तो वो वहाँ का रेसिडेंट होगा और यहाँ का सिटीजन होगा, ठीक है। जैसे कि इंडिया के बहुत सारे लोग काम करते हैं कहाँ पे, यूएस, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, ठीक है। अब सिटीजनशिप क्या होता है? सिटीजनशिप इज बेसिकली लीगल कॉन्सेप्ट, ये क्या था, ये मनी कॉन्सेप्ट था, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट था। रेसिडेंट क्या है? रेसिडेंट एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड जो चीज है वो आपको बनाती है एक रेसिडेंट, लेकिन एक लीगल कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, सिटीजन, मतलब लीगली आप किसी कंट्री के क्या होते हो, सिटीजन होते हो, ठीक है। सिटीजन इज बेसिकली अ लीगल कॉन्सेप्ट, ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है और यहां पे मैं लिख दे रही हूं, ये क्या है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये क्या है, लीगल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो citizenship is a basically legal concept based on the place of birth of the person or some legal provision allowing a person to become a citizen, मतलब अगर किसी लीगल अगर आपने बहुत टाइम तक हमारे कंट्री में काम किया और आपने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दिया और हमारी सिटीजनशिप को जो भी आपने लीगली सारी चीज़ें अगर आप फुलफिल करते हो, आप हमारे कंट्री में उस पर्टिकुलर टाइम तक हो और गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रूल्स हैं हमारे कंट्री के सिटीजन बनने के लिए आप वो सब कुछ फुलफिल करते हो, तो आप हमारे कंट्री के क्या हो सकते हो, सिटीजन, या किसी भी कंट्री के रूल्स वगैरह फॉलो करके आप वहाँ के सिटीजन हो सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपका प्लेस ऑफ बर्थ भी है तो भी आप वहां के सिटीजन हो गए। ऑन द अदर हैंड रेसिडेंटशिप इज बेसिकली इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, रेसिडेंटशिप क्या है, एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म बाय ए पर्सन, मतलब कि जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी एक पर्सन के द्वारा परफॉर्म की जा रही है वो क्या है, उस पर्सन का को रेसिडेंट बनाती है या सिटीजन बनाती है। अब हम लोग, ये डेफिनेशन है, ठीक है, आप इसको देख लेना, ये मैंने जितना समझाया है वही बातें यहाँ पे मैंने डेफिनेशन फुल आपको पता होना चाहिए। कभी कभी डेफिनेशन ही पूछ देता है डायरेक्टली, तो आपको लगता है ये कुछ नया पूछ रहे हैं, या आप क्लास 12th में अपने आंसर्स में लिख सकते हो उसको। अब हम लोग बात करते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू नेशनल प्रोडक्ट। अभी आपको मैंने कहा कि डोमेस्टिक, अभी शुरुआत में मैंने इंट्रोडक्शन में आपको 2 वर्ड बताए थे, क्या कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट कुछ होता है, कुछ मैंने डोमेस्टिक की बात की थी, अपनी टेरिटरी की बात की थी और नेशनल की बात की थी, ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि डोमेस्टिक मतलब बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है एक पर्टिकुलर टेरिटरी में परफॉर्म किए जाते हैं, और जब वो इस पर्टिकुलर टेरिटरी में परफॉर्म किए जाते हैं तो वो वहाँ का डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब अगर मान लीजिए कि यहीं पे कंज्यूम हुआ, यहीं पे प्रोड्यूस हुआ, वो क्या है, यहाँ का डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे कंज्यूम नहीं हो रहा है, सॉरी यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है लेकिन बाहर से प्रोड्यूस होकर आ रहा है या बाहर के लोग आके प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो क्या है, उसको भी अगर हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में इंक्लूड करते हैं तो वो क्या होता है, एक नेशनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इसको हम अच्छे से देखेंगे। द कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन यूनिट लोकेटेड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, मतलब डोमेस्टिक का मतलब है कि एक इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर, ठीक है, ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, दोनों, मतलब जो रेसिडेंट्स हैं, मतलब ऐसे लोग, अब हम जाके बाहर काम करते हैं यूएस में कहीं और कनाडा में, तो दूसरे लोग भी तो आके इंडिया में काम करते हैं, ठीक है। तो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी किसके द्वारा परफॉर्म की गई हो, रेसिडेंट के द्वारा परफॉर्म की गई हो या नॉन रेसिडेंट के द्वारा परफॉर्म की गई हो, वो दोनों, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल प्रोडक्ट इज बेस्ड ऑन रेसिडेंट्स एंड इंक्लूडिंग देयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन बोथ विद इन एंड आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। लेकिन जो नेशनल है वो किससे, नेशनल प्रोडक्ट किससे रिलेटेड होता है, रेसिडेंट से। कौन से, जो वो रेसिडेंट्स जो कि इंडिया के अंदर या फिर हमारे कंट्री, हमारे टेरिटरी के अंदर काम करते हैं वो भी, और जो आउटसाइड हमारे टेरिटरी के काम करते हैं वो भी, वो सारे क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। नॉर्मली इन प्रैक्टिकल एस्टिमेट्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज एस्टिमेटेड फर्स्ट, मतलब पहले हम क्या करते हैं, पहले हम अपने कंट्री का इनकम, अपने जो हमारा जहां पे हम काम कर रहे हैं वो हम पहले नॉर्मली हम पहले उसको एस्टिमेट करते हैं, फिर हम किसको एस्टिमेट करते हैं, नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। नेशनल प्रोडक्ट इज देन डिराइव्ड फ्रॉम द डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके बाद से हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या करते हैं, नेशनल प्रोडक्ट डिराइव करते हैं बाय मेकिंग सर्टेन एडजस्टमेंट, कुछ एडजस्टमेंट बना के नेशनल प्रोडक्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वे। कैसे हम डिराइव करते हैं ये हम देखने वाले हैं। तो नेशनल प्रोडक्ट कैसे होगा, हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें पहले हमने क्या कहा, हम पहले किसको एस्टिमेट करते हैं, हम पहले एस्टिमेट करते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को, ठीक है।
तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जो हमारे टेरिटरी में प्रोड्यूस होते हैं, और फिर जो रेसिडेंट्स करते हैं, जो रेसिडेंट्स का कंट्रीब्यूशन है वो हम ऐड करते हैं, रेसिडेंट्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन आउटसाइड द इकोनॉमिक कंट्री, और फिर उसमें से हम क्या माइनस करते हैं, नॉन रेसिडेंट्स, जो हमारे, अब मान लीजिए कि हम जो मेरे रेसिडेंट जाके दूसरी जगह काम कर रहे हैं, हम उनको अपने नेशनल इनकम में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो लोग भी तो अपने नेशनल इनकम में अपने रेसिडेंट को कैलकुलेट करेंगे, तो ये तो डबल काउंटिंग हो जाएगा। तो हमारा जब हमारे यहाँ भले कोई काम कर रहा है, लेकिन जो उसका इनकम का इंटरेस्ट भले हमारी जगह पे है, लेकिन वो टैक्स कहीं और पे कर रहा है, या वो सिटीजन कहीं और का है, तो वो तो हमको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा ना। तो हम उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं नॉन रेसिडेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन इनसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। आपको समझ में आ गया मेरी बात? आई थिंक मैं एक बेसिक एग्जांपल के तौर पे समझा दूं कि अगर मान लीजिए कि एक बिस्किट है जो कि आपकी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, तो वो पहले हम यहीं पे उसका आटा बन रहा है, उसका वीट प्रोड्यूस हो रहा है, यहीं के लेबर यूज हो रहे हैं, सब कुछ, तो हम सबसे पहले उसको ले लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एक बिस्किट है, बिस्किट की फैक्ट्री है जो इंडिया की है, लेकिन वो अब्रॉड में भी है, ठीक है, और वो वहाँ पे भी है, लेकिन हमें भी तो टैक्स पे करते हैं, तो जो वो हमें इनकम दे रहे हैं वो हम रखेंगे। अगर मान लीजिए कि कोई अब्रॉड की कंट्री है जो यहाँ पे बिस्किट बना रही है, तो वो जो बिस्किट बना रही है वो अपने यहाँ टैक्स पे करेगी, तो हम भले वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में हो रहा है उसकी सारी चीजें, लेकिन वो हमारे यहाँ इनकम नहीं है, तो वो क्या करेंगे, हम यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है। आपको इतना समझ में आया बेसिक? नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, और फैक्टर इनकम रिसीविंग फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। अब देखो फैक्टर इनकम क्या होता है, आपको ये समझ में आ रहा है कि फैक्टर इनकम क्या होता है। अब पहले तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं आपको पता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स। लैंड के बदले हमें क्या मिलता है? लैंड के बदले हमें क्या मिलता है? रेंट, ठीक है। लेबर क्या मिलते हैं इनको? वेजेस। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो ऐसे ही अलग अलग जो क्या कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनको ये जो चीजें मिल रही हैं, रेंट, प्रॉफिट, वेजेस, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? फैक्टर कॉस्ट होते हैं उनके। क्या है? फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है। तो नेशनल प्रोडक्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? डोमेस्टिक प्रोडक्ट को पहले, हमने जो डोमेस्टिक में प्रोड्यूस किया उसको, ठीक है, और फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, मतलब कि अगर मान लो कि हमारा कोई प्लेस है, हमने एक रेंट पे हमने एक वहाँ पे यूएस में जाके एक जमीन खरीद रखी है और उसको हमने रेंट आउट किया हुआ है, तो वो जो रेंट रिसीव हो रहा है, ठीक है, वहां से, तो वो अब्रॉड से हो रहा है, प्लस वो लोग भी तो हमारी कंट्री में आके कोई ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है, तो वो जो हमारी कंट्री में आके कर रहे होंगे उसको हम एक्सक्लूड करके, और उनकी कंट्री में जो हो रहा है उसको हम इंक्लूड करके हम क्या फॉर्मूला बनाते हैं? नेशनल प्रोडक्ट को हम अगर कैलकुलेट करना है तो नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ठीक है। फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड इज एडेड टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिकॉज दिस कंट्रीब्यूशन ऑफ रेसिडेंट इज इन द एडिशन टू देयर कंट्रीब्यूशन ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्यों हम ये ऐड करते हैं? क्योंकि वो हमारे लोगों के द्वारा हमारे कंट्री में क्या है, हमारे इनकम में कंट्रीब्यूट किए गए हैं, ठीक है। वो क्या है? हमारे रेसिडेंट के द्वारा आउटसाइड कंट्री में प्रोड्यूस किया गया है हमारे लिए इनकम, ठीक है, इसलिए हम उसको ऐड करते हैं। और क्यों हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को सब्ट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि वो हमारे डोमेस्टिक, हमारे कंट्री के टेरिटरी में क्या किया गया है? दूसरे कंट्री के लोगों के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ एक इनकम है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं? अपने यहाँ से एक्सक्लूड करते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अभी मैंने फॉर्मूला में दिया था कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अभी यहाँ पे हमने पढ़ा फैक्टर इनकम, मैंने आपको समझाया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, एंटरप्रेन्योर। लैंड के लिए हमें रेंट मिलता है, जैसे लेबर के लिए हमें वेज मिलता है, ठीक है, तो ये जो हमें रेंट मिल रहा है या वेज मिल रहा है, ये क्या है? ये हमारा फैक्टर कॉस्ट या फिर फैक्टर इनकम है, ठीक है। तो अब हम लोग अभी देखे थे कि हम दो जगह से हम अर्न करते हैं, एक तो हम डोमेस्टिकली खुद प्रोड्यूस करते हैं, एक जो हमारे कंट्री के लोग जाके आउटसाइड इंडिया प्रॉफिट अर्न करते हैं और हमें टैक्स पे करते हैं, और एक ऐसे लोग जो आके इंडिया में अर्न करते हैं और जाके अपनी कंट्री में टैक्स पे करते हैं, ठीक है, इस तरह के लोग हमारे यहाँ। तो अब अभी हमने क्या किया था कि हमने अपने कंट्री में जो लोग हमारे, अब ऐसा है ना, हम लोग कहते हैं कि अब मान लीजिए कि हम जो हमारे लोग जाके वहाँ पे काम कर रहे हैं, दूसरे मतलब एक समझ लीजिए कि यूएस है, ठीक है, यूएस में जाके हमारे कंट्री का एक पर्सन काम कर रहा है, ठीक है, वहां का बंदा एक आके हमारे कंट्री में काम कर रहा है, तो अगर हमको ये फाइंड आउट करना है कि हमने फॉरेन में कितना मतलब हमारा अर्निंग हुआ, ठीक है, तो वो तो अभी अगर रॉ तरीके से, ग्रॉस तरीके से देखा जाए तो वो तो यहाँ भी उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रहा है, लेकिन अगर हम उसको ऐड कर लेते हैं तो अंत में तो जाके वो टैक्स वहां पे कर देगा,
तो ऐसा तो है नहीं कि अब वो हमारा इनकम हुआ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो लोग हमारे लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं प्लस जो लोग हमारे यहाँ से आके काम कर रहे हैं, हम उन दोनों के इनकम को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, और उसका जो बचा हुआ अमाउंट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अब इसको हम ध्यान से देखते हैं। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, मतलब कि जो फैक्टर इनकम हमारे लोग अर्न कर रहे हैं वो, प्लस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। मतलब किस फॉर्म में, ये सारे जो फॉर्म है इनको मैंने क्या बोला था, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा अर्न किए हुए क्या है, फैक्टर इनकम्स है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो अर्न करते हैं हमारे कंट्री के लोग प्लस दूसरे लोग जो अर्न करते हैं, उसको हम जो माइनस करने के बाद जो नेट वैल्यू आता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो हमें इनकम आई अब्रॉड से वो इनकम, उसमें से हम माइनस करते हैं किसको, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, जो हमने इनकम पे किया अब्रॉड को, ठीक है। वो इसके कंपोनेंट्स क्या है, ठीक है। नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मान लो कि हमारे कंट्री में एक कंपनी है, ठीक है, उसमें आके यूएस का कोई काम कर रहा है, ठीक है। वो अगर उनकी कंपनी में हमारा कोई एम्प्लॉय है जाके काम कर रहा है, तो हम क्या करते हैं कि अब मान लीजिए कि यहाँ के जो एम्प्लॉय के काम कर रहा है उसकी सैलरी 20,000 है, ठीक है, और वहां पे जो काम कर रहा है उसकी सैलरी 40,000 है, ठीक है। एक्चुअली हमारी अर्निंग क्या हुई, जो हमारे यहाँ से वहां जाके काम कर रहा है वो ज्यादा टैक्स पे करेगा ना हमें, तो हमारी अर्निंग ऑब्वियसली ज्यादा होगी। तो हम क्या करेंगे, 40,000 में से 20,000 को माइनस कर देंगे, तो जो 20,000 आएगा ये क्या होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब इनके वेजेस का नेट अमाउंट, ठीक है। फिर नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब मान लो कि कोई प्रॉपर्टी, अभी मैंने रेंट का एग्जांपल दिया ना कि यूएस में हमने क्या किया, रेंट लेके रखा है, ठीक है, तो वो इनकम भी, ठीक है। अगर हमारा कोई स्टार्टअप है वो जाके यूएस में है, तो उस स्टार्टअप का जो इनकम होगा वो भी हमारा क्या होगा, वो भी उनका, एक तो वो भी आके हमारे यहाँ स्टार्टअप करे प्लस मैं जाके उनके यहाँ स्टार्टअप करूँ, जो उन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर नेट रिटेन्ड अर्निंग फ्रॉम अब्रॉड, ये हमने इसको कैलकुलेट करने का यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, नेट कॉम्पनसेशन ऑफ, ये देखो ये सब आप इसलिए पढ़ लेना क्योंकि इसी तरीके से आपके एमसीक्यू में बनेगा, आपको ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, एक कुछ एक्स्ट्रा ला के दे देगा और बोलेगा कि आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैलकुलेट करके दिखाओ। अगर आपको ये वर्ड्स नहीं पता होंगे तो आप कैलकुलेट करके नहीं दिखा पाओगे, अगर आपको पता होंगे ना तो आप बस ये सारे को आप ऐड करोगे या ये सारे को आप माइनस करोगे, जो भी यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा वैसा करके मतलब एज इट इज पुट कर दोगे, आपका 1 मिनट में क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो ये एज इट इज मैंने रखा हुआ है और प्लीज इसको एज इट इज ही पढ़ना, ठीक है, एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए ये तो, ठीक। और हम इसमें प्लस करते हैं कॉम्पनसेशन को, इनकम को और अर्निंग को, और फिर ये सारे को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, NFIA। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, सेम मैंने अभी आपको बताया कि हम ओवर नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं या हम लेस कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्या एग्जैक्ट अमाउंट पा पाएंगे कि हमारी कंट्री का क्या इनकम है, इसलिए हम किसको कैलकुलेट करते हैं, NFIA को। इट इज डिफरेंस बिटवीन द नेशनल एग्रीगेट एंड डोमेस्टिक एग्रीगेट, जो दूसरे लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं प्लस हम जो कर रहे हैं उनका डिफरेंस है। द नेशनल कॉन्सेप्ट इज इंक्लूसिव NFIA वेयर एज द डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट इज एक्सक्लूडेड, मतलब कि जो नेशनल मतलब जो दूसरी कंट्री का आया हुआ है हमारे यहाँ वो एक्सक्लूसिव, मतलब हम इंक्लूड करते हैं, लेकिन हमारे कंट्री से जो लोग दूसरे लोगों के यहाँ पे करते हैं उनको हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। तो क्या है, जो नेशनल इनकम है वो एक्सक्लूसिव है और जो डोमेस्टिक इनकम है क्या है, वो एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव का मतलब कि उसमें से हम कुछ चीजें माइनस करते हैं, लेकिन नेशनल इनकम में हम क्या करते हैं, चीजों को ऐड करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, ये शॉर्ट में सेम बात को मैंने एक लाइन में लिखा हुआ है। अब हम लोग डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, इसको एकदम अच्छे से समझेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। देखो ये आपके 12th के एग्जाम में भी आता है, 5 मार्क्स 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको डेफिनेशन पूछ देगा एक, और उसके बाद से बोलेगा कि डिफरेंस लिख के बताओ। और आपके एमसीक्यूज में इससे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि मान लो कि ये डोमेस्टिक ये सारा ऐसे ही एज इट इज ये जो डेफिनेशन है वो रख देगा और पूछेगा कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। और आपको डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, प्रोडक्ट कॉस्ट, चार्टो ऑप्शन दे देगा, आपको उसमें से चूज करना होगा, ठीक है। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन सा डोमेस्टिक इनकम है, कौन सा नेशनल इनकम है, बहुत माइनर डिफरेंस है लेकिन डिफरेंस है, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आगे की स्लाइड्स डिफरेंस के फॉर्म में रखा हुआ है, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, इट रेफर्स टू द सम ऑफ द फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय ऑल द प्रोडक्शन यूनिट लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब ये भी बात समझ लो कि जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, हम अकाउंट्स की बात करते हैं, हम एक इकोनॉमिक ईयर की बात करते हैं।
एक पूरे एक साल में जो एक्टिविटी हो रही है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। एक साल के बाद जो हो रहा है वो दूसरा मैटर है। हम एक साल, जब हम नेशनल इनकम की बात करें तो हम एक साल की बात करते हैं, ठीक है। तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी एक कंट्री के अंदर, एक डोमेस्टिक, एक टेरिटरी के अंदर परफॉर्म की जाती है एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एनडीपी, फैक्टर कॉस्ट माइनस एनएनपी माइनस एनएफआईए, ठीक है। अब ये फैक्टर कॉस्ट मैंने आपको समझा रखा है पहले कि क्या होता है। क्या होता है? जो इनकम हम लेते हैं, जैसे रेंट से जो हमें इनकम मिलता है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा जो इनकम प्रोड्यूस किया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड एनएफआईए, इसमें एनएफआईए इंक्लूड नहीं होता है क्योंकि ये डोमेस्टिक, इसमें कहाँ नेशनल की बात आएगी। इसमें क्या होता है? ये डोमेस्टिक, एक टेरिटरी, एक पर्टिकुलर, मान लीजिए इंडिया की तो सिर्फ इंडिया की बात हो रही है, यूएस की तो सिर्फ यूएस की बात हो रही है, ठीक है। अगेन हम लोग नेशनल इनकम की बात करते हैं। नेशनल इनकम क्या होता है? इट रेफर्स टू द सम ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। अभी मैंने आपको बताया ये किसके द्वारा अर्न किया जा रहा था, ठीक है। ये डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न किया जाता है, ये किसके द्वारा? रेसिडेंट के द्वारा अर्न किया जा रहा है। रेसिडेंट कौन लोग होते हैं? जो भले एक कंट्री का सिटीजन है लेकिन उसका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कहाँ पे परफॉर्म कर रहा है? वो किसी और कंट्री में परफॉर्म कर रहा है। तो जो रेसिडेंट के द्वारा, मतलब मान लीजिए कि मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया था कि मैं अगर इंजीनियर यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे इंजीनियरिंग करना है और फिर मुझे बाद में इंजीनियर बनने के लिए मुझे यूएस में जाना है, तो मैं इंडिया की रेसिडेंट हुई, तो वहां पे जो मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रही हूँ वो भी इंक्लूड करता है क्या? नेशनल इनकम, ठीक है। तो नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है एक कंट्री के, और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब जो भी एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो रेसिडेंट के द्वारा इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, ठीक है, जो आउटसाइड कंट्री के, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है और ये इंक्लूड करता है किसको? एनएफआईए को। अब हम लोग पढ़ेंगे गुड्स क्या क्या होते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स और फाइनल प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। अभी हम आपको एक बात बोले थे कि महात्मा गांधी ने कहा था कि जो हाउस होल्ड होते हैं वो क्या होते हैं? ओनर होते हैं किसके? रॉ मटेरियल्स के, ठीक। तो क्यों ओनर होते हैं? अगर मान लीजिए कि मैं डिमांड करूँ ही ना, देखो डिप्रेशन की सिचुएशन कैसे आती है, लोग क्या, अगर मैं, अभी मैंने आपको कहा था ना मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आपने एक टॉपिक देखा होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स। इसका मतलब होता है कि मतलब एक दूसरे के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? अगर मान लो कि मैं एज अ इंडिविजुअल सोचूं अपने बारे में, अगर मान लीजिए कि मैं एक पर्सन हूं, मैं इंडिविजुअली, अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं, मैं इंडिविजुअली अगर मैं ये बोलती हूं कि मुझे सेविंग करना चाहिए, ठीक है, तो सेविंग करना अगर मेरे लिए एक अच्छी बात है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स, और मान लो मैं सेव कर रही हूँ, मेरे साथ 4 लोग और सेव करने लगे, 10 लोग और सेव करने लगे, पूरी कंट्री सिर्फ सेविंग करने लगी, एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं, हम कोई चीज खरीद नहीं रहे। जब हम कोई चीज खरीदेंगे नहीं तो वो चीज प्रोड्यूस भी नहीं होगी। जब वो चीज प्रोड्यूस नहीं होगी तो फिर हम उसको डिमांड भी नहीं करेंगे, तो फिर सिचुएशन क्या आ जाएगा? डिप्रेशन का सिचुएशन आ जाएगा। मतलब सब लोग एकदम स्टैग्नेशन, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो ही नहीं है, तो जो वो इस कंट्री की इकोनॉमी है वो क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब इसलिए जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन और ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में भी जो एक गुड होता है वो डिफरेंट स्टेजेस से होके जाता है। डिफरेंट स्टेजेस मतलब अभी हमने देखा, हमने एक बातों में एक बात बोला, क्या है? रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल एक स्टेज होता है, ठीक है, फिर एक इंटरमीडिएट गुड्स होता है और फिर जाके एक फाइनल गुड्स होता है। अब आप सोचेंगे कि रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स क्या हो रहा है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट, देखो रॉ मटेरियल मतलब बेसिक, जो हम अगर मान लीजिए कोल हम निकाल लिए वो, ठीक है, या फिर हमने शुगर केन उगा लिया, वो एक रॉ मटेरियल है। उस शुगर केन को मान लीजिए कि मैंने चीनी बनाने के लिए किया, तो वो जो चीनी बनने का प्रोसेस है, वो जो गुड़ बन रहा है, वो चीनी का क्या है? इंटरमीडिएट गुड़ है, और जो उससे चीनी बन रहा है वो क्या है? एक फाइनल गुड़ है। आपको मेरी बात समझ में? इंटरमीडिएट गुड़ जो या तो वो मतलब प्रोसेस में रहता है, ठीक है, या फिर मतलब उसको हम इसलिए परचेज करते हैं ताकि हम अपना जो प्रोडक्शन है वो आगे बढ़ा सकें, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। और फाइनल गुड्स क्या होता है? देखो एंड यूजर पे डिपेंड करता है सारी बातें। किस पे? एंड यूजर पे, ठीक है। एंड यूजर कौन है? एंड यूजर कौन है? अगर एंड मतलब मैंने क्या किया कि गेहूं प्रोड्यूस किया और मैं गेहूं खुद कंज्यूम कर गई, तो मेरे लिए गेहूं क्या है? एक
फाइनल प्रोडक्ट हुआ। लेकिन मैंने गेहूं प्रोड्यूस किया और मैंने उसको क्या किया, सेल किया फॉर कि वो ब्रेड बन सके। तो वो जो ब्रेड बनाने वाली कंपनी है उसके लिए गेहूं क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। तो मतलब एंड यूजर जो होता है वो डिफाइन करता है कि कोई प्रोडक्ट जो है वो इंटरमीडिएट होगा या फिर वो फाइनल प्रोडक्ट होगा। कोई एक प्रोडक्ट जो है वो इंटरमीडिएट भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू यूज, और एक प्रोडक्ट जो है वो उसका फाइनल गुड्स भी हो सकता है। मैंने आपको बोला वीट जो है वो फाइनली मेरे द्वारा कंज्यूम भी किया जा सकता है, या फिर वीट मेरे अगर मैंने इसको सेल कर दिया फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग ब्रेड तो वो उस प्रोडक्शन कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात इतनी समझ में आ रही है। Goods and services purchased by a production unit from a production units with the purpose of reselling or with the purpose of using them completely during the same same year is called intermediate product। देखो ये अगेन बात रखना, इकोनॉमिक्स हो, अकाउंट्स हो, एक साल की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम उसको रीसेल करना चाहते हैं या हम अपना प्रोडक्शन प्रोसेस आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या बोलेंगे, उस प्रोडक्ट को इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, द एक्सपेंडिचर ऑन देम इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कॉस्ट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मतलब जो अगर मान लो कि गुड़ बनाने में जो एक्सपेंडिचर आ रहा है, चीनी के प्रोसेस में गुड़ बनाने में जो एक्सपेंडिचर आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन और फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज परचेस्ड फॉर कंजम्पशन, मतलब कि जो गुड्स हम कंज्यूम करने के लिए परचेज करते हैं दैट इज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट और एंड फॉर इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। मतलब अगर हम अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए या फिर हम अपने मतलब कंज्यूमेबल गुड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फाइनल गुड्स होते हैं। जो वीट है वो मैंने अगर खुद उगाया और मैं खुद उसको खा गया, फिर मैं वीट खरीद के लाई और मैं खा गई उसको, ठीक है, तो वो क्या है, वीट जो है वो मेरे लिए फाइनल प्रोडक्ट हुआ। लेकिन मैं उससे अगर ब्रेड बना के रीसेल कर रही हूँ, उसको सेल करने वाली हूँ, तो वो वीट जो है वो मेरे लिए क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड्स होगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन देम इज कॉल्ड फाइनल एक्सपेंडिचर। इन पे जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं, मतलब जो कंज्यूमेबल आइटम पे हम एक्सपेंडिचर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल एक्सपेंडिचर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल दिया है वीट का, ये क्या है, इनपुट है। ठीक है, ये फ्लोर जो है ब्रेड के लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, और ये ब्रेड जो है ये क्या है, इसका फाइनल गुड है। आपको समझ में आ रहा है। ओवरऑल मैं फिर से एक बार आपको एक लाइन दो लाइन में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, कंज्यूमेबल गुड्स, ऐसा कोई गुड जो मैं एक बार में खा के खत्म कर दूं, ठीक है, वो क्या हुआ, मतलब उसकी एंड यूजर मैं ही हूँ, मेरे बाद वो कहीं किसी को ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो वो क्या है, वो एक फाइनल गुड है। लेकिन अगर मैं कोई गुड खरीद रही हूँ एक अकाउंटिंग ईयर में, अगर मान लो कि मैंने वीट खरीदा और मैंने उसको एक साल रखा हुआ है, अब मैं नेक्स्ट ईयर सोचूंगी तब भी वो फाइनल गुड नहीं हुआ, मुझे उस अकाउंटिंग ईयर में उसको कंज्यूम कर जाना है, तब वो हुआ फाइनल गुड। लेकिन मैंने वीट परचेज किया किस पर्पज से, ब्रेड बनाने के पर्पज से, तो ये जो फ्लोर है ये क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, और इसका जो मेरे लिए जो फाइनल गुड होगा वो क्या होगा, ब्रेड होगा। अब देखो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, अभी मैंने आपको जो समझाया है वही मैंने डिफरेंस के फॉर्म में लिखा है। मैंने अगेन आपको बताया कि मैंने डिफरेंस इसलिए दिया है क्योंकि आपको एग्जाम्स में प्रॉपर डेफिनेशन दे देता है और उसमें आपको दे देगा 4 पॉइंट, आपको उसमें से टिक करना होता है। तो आपको सारी चीजों का डिफरेंस पता होना चाहिए इस टॉपिक में। ठीक है, इस यूनिट में आपको डिफरेंसेस सारी चीजों के पता होना चाहिए। तो मैं समझाने के साथ साथ डिफरेंस के फॉर्म में दे दी हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि मिल्क अगर पर्पस किया जा रहा है सिर्फ तुरंत खा जाने के लिए, मैं अगर मिल्क प्रोड्यूस कर रही हूँ, मैं उसको पी जा रही हूँ, तो वो क्या है, मेरे लिए फाइनल गुड है। ठीक है, वैसे ही अगर मैंने और एक मशीन जो है अगर वो परचेज की जा रही है, अगर मान लो कि ऐसा नहीं कि फॉर्म जो कुछ प्रोड्यूस करेगा वो उनका क्या है कि इंटरमीडिएट गुड ही है, बिल्कुल नहीं। अगर फॉर्म जो है एक कोई मशीन है, मतलब मान लो एक टेलर है, ठीक है, वो टेलर क्या कर रहा है, सेविंग मशीन खरीद रहा है, किस लिए, टेलरिंग करके लोगों को कपड़े स्टिच करके देने के लिए, तो वो जो टेलिंग वो मशीन जो है उसके लिए क्या है, फाइनल गुड है। लेकिन अगर वो उसको रीसेल करने के लिए लेता तो वो उसके लिए क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स होता। ठीक है, अगेन कोल यूज इन फैक्ट्री फॉर प्रोडक्शन, फर्दर प्रोडक्शन, वो क्या होता है, अगर मान लो कोल हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए तो वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। लेकिन मिल्क अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स में यूज कर रहे हैं उसको रीसेल करने के लिए तो वो भी क्या है, उसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है। एक ही गुड्स कभी वो फाइनल गुड हो सकता है या फिर वो कभी इंटरमीडिएट गुड्स होता है, अकॉर्डिंग टू एंड कंज्यूमर कौन है उसका, या एंड जो यूजर है उसका क्या है। अगेन कंज्यूमर गुड्स क्या होता है और कैपिटल गुड्स क्या होता है। ठीक है, देखो कंज्यूमर गुड्स, अगेन मैं इसको डिफरेंस के फॉर्म में समझाने की कोशिश करूं। कंज्यूमर गुड्स वो जो कंज्यूमेबल गुड्स हैं, ठीक है, और कैपिटल गुड्स वो कौन से गुड्स होते हैं, जैसे मशीन हो गया,
ठीक है। अगर मान लो कि एक कंपनी है जो प्रोडक्शन कंपनी है, उसने क्या किया है, एक मशीन पर्पस किया है फॉर फर्दर प्रोडक्शन, तो वो जो मशीन है वो उसका क्या है, कैपिटल गुड है। ठीक है, तो जो हम कंज्यूम करने के लिए यूज करते हैं उसको हम कंज्यूमेबल गुड्स बोलते हैं, और जो हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स। ठीक है, दीज आर दोज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ गुड्स बाय द कंज्यूमर। मतलब हम ये खुद खा रहे हैं किस लिए, अपने गुड्स, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, कंजम्पशन गुड्स। जैसे कि यहाँ पे जाके ग्रोसरी स्टोर में हम ये सारी चीजें खरीद के खाते हैं, ये क्या है, कंजम्पशन कंज्यूमर गुड्स है, लेकिन ये मशीन क्या है, ये है कैपिटल गुड्स। ठीक है, दीज आर दोज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज टू प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ये वो गुड्स और सर्विसेज होते हैं जो कि यूज करके दूसरी चीजों को हम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, देयर, अब इनको भी हम दो फॉर्म में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है ड्यूरेबल गुड्स, एक होता है ये ड्यूरेबल गुड्स, और एक होता है ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अब आप सोचोगे ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल क्या है। देखो, ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। मान लो कि हम फ्रिज खरीदते हैं, हम डेली फ्रिज खरीद के थोड़े आते हैं, हम टीवी खरीदते हैं, डेली टीवी खरीद के थोड़े आते हैं। कुछ ऐसे दूध होता है, अब ऐसा नहीं कि हम एक बार दूध खरीद के रख लेते हैं और फिर हम उसको 1 साल तक यूज करते हैं। तो जो प्रोडक्ट हम बार बार यूज करने के लिए लाते हैं उसको हम ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं, और जो प्रोडक्ट्स हम इसलिए लेते हैं कि हम उसको तुरंत कंज्यूम करके खत्म कर जाएं उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, which yield services over time take time like washing machine। ठीक है, वॉशिंग मशीन जैसे है। नॉन ड्यूरेबल कंप्लीटली यूज्ड अप एट द मोमेंट ऑफ द कंजम्पशन लाइक फूड आइटम्स, ब्रेड, इलेक्ट्रिसिटी, डोमेस्टिक सर्विसेज एक्सेट्रा। वो सारी चीजें जो हम तुरंत कंप्लीटली कंज्यूम करके खत्म कर देते हैं। ठीक है, कार परचेज बाय, अब ये भी देखो, कुछ गुड्स जो है वो कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं, कुछ जो है वो कैपिटल गुड्स हो सकते हैं। अगर एक कार जो है वो हम एक डोमेस्टिक, एक हाउस होल्ड के द्वारा परचेज किया जा रहा है, और क्यों परचेज किया जा रहा है, ताकि मैं इसको यूज करूँ, अपने पर्सनल सर्विस के लिए खरीद रही हूँ, तो वो मेरे लिए क्या होगा, कंज्यूमर गुड या कंजम्पशन गुड होगा। लेकिन अगर वही कार किसी एक प्रोडक्शन यूनिट के द्वारा खर्च की जा रही है, किस लिए, तक मान लो कि हमारा महामना एकेडमी जो है वो कार खरीद रहा है, किस लिए, कि वो अपने टीचर्स को उनके घर तक ड्रॉप करे और फिर वहां से उनको लेके आए। ठीक है, तो ये जो महामना एकेडमी के द्वारा कार परचेज की गई है वो उनकी सर्विसेज के लिए, वो उनके प्रोडक्शन पर्पस के लिए खरीदी गई है। तो वो क्या हुई, उनके लिए हुए कैपिटल गुड्स। वो कार जो है उनके लिए क्या हुई, कैपिटल गुड्स हुई। ठीक है, अब ये देखो, मैंने ये सारा नोट्स बना के रखा है, सिर्फ इसलिए रखा है कि आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग जो पॉइंट्स जो अभी बोले हैं उसको मैंने नोट्स के फॉर्म में यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि जो गवर्नमेंट होती है, ये गवर्नमेंट सर्विसेज, जो गवर्नमेंट सर्विसेज होते हैं, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह, वो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जो है वो फर्दर प्रॉफिट के लिए कर रही है। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं ये भी फाइनल गुड्स में आते हैं। ठीक है, और ये कुछ एजम्पशंस हैं गुड्स के, ये सारे भी आपको पढ़ लेना होगा। आप एक बार देख लो, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। थर्ड यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं खत्म कर चुकी हूँ। थैंक यू अभी तक सुनने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।